हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और एबीएफएम की ये है थर्ड वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं दो चैप्टर्स के बारे में, यानी कि मॉड्यूल ए का प्लानिंग चैप्टर और साथ ही साथ जो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर्स एंड आई होप कि आपने पिछली दो वीडियोस को जरूर गो थ्रू किया होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इन से रिलेटेड जो हमने पिछली वीडियोस में भी कवर किए थे और आज की वीडियो में भी कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। एंड इफ यू वांट कि सभी वीडियोस का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाए और वीडियोस भी मिल जाए, तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा iibf.info/app के ऊपर। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 28 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, which says a retail company is creating a plan with the primary goal of optimizing the use of its limited financial and human resources. Management aims to ensure that these resources are allocated to the business areas that will generate the maximum possible return on investment, thereby improving the efficiency. This focus on resource allocation is highlighted as a key advantage of what? तो किस चीज का एडवांटेज बता रहा है? कंटीजेंसी प्लानिंग से रिलेटेड, या फिर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, या इन्वायरमेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, या फिर प्लानिंग से रिलेटेड, व्हाट इट विल बी। सी ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट होता है। वैसे एडवांटेज है किसका? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक्चुअल में हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि वो इवेल्युएट कर पाए कि कहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एंड कहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। ये चीज इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज जो हमारे हम यूज करने वाले हैं वो बिजनेस के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते रहें। एंड जो सबसे बड़ा की एडवांटेज है वो ये रहता है कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना होता है ऑप्टिमाइजिंग के लिए, यानी कि हमने अपनी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करना है और प्रायोरिटाइज करना है एरिया में जहां पर सबसे ज्यादा हमारे पोटेंशियल रिटर्न मिल सकती है। नाउ इफ वी लुक एट द ऑपरेशनल प्लानिंग, तो ऑपरेशनल प्लानिंग का फोकस शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन के ऊपर होता है। अगर टेक्निकल प्लानिंग की बात करें तो वो ब्रिज करती है स्ट्रेटेजी फॉर डे टू डे टास्क ओवर देयर। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो एक्सप्लिसिटली बेसिकली गाइड करती है कि ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन किस तरह से की जा सकती है, सो दैट वी कैन जनरेट द मैक्सिमम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, राइट। तो यहां पर ऑप्शंस दी गई हैं। कंटीजेंसी प्लानिंग, तो कंटीजेंसी प्लानिंग जो होती है दैट्स रिलेटेड टू कि आप बैकअप प्लान क्रिएट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड होता है। सो दैट्स नॉट द आंसर। ऑप्शन बी, डिसीजन मेकिंग अंडर द अनसर्टेनिटी। देखो, डिसीजन मेकिंग अंडर द अनसर्टेनिटी एक कंडीशन है जहां पर जो प्रोबेबिलिटीज होगी किसी आउटकम से रिलेटेड वो पता ही नहीं है हमें, राइट। तो रिसोर्स एलोकेशन में तो डिसीजन मेकिंग होती है, तो कोर एडवांटेज जो रहेगा दैट्स बेसिकली अंडर द प्लानिंग, नॉट अंडर द डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, राइट। फॉर थर्ड, इट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है कि आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो आपके प्रोसेसेस हैं, फैक्टर्स हैं, आप उनको एग्जामिन करते हो एंड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि प्लानिंग के लिए क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, लेकिन ये खुद से प्लानिंग प्रोसेस नहीं है। सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। Now, after that, it's the question number 29. It's related to the basic of the management. It's related to the basic of management. It says, according to the principle of total quality management, as outlined in the W. Edwards Deming, management should fundamentally change its approach to leadership and employee motivation. Instead of relying on production quotas and giving target for slogans or slogans to the workforce without providing better methods, व्हाट शुड द मैनेजमेंट फोकस ऑन? किस चीज के ऊपर मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए कि हम आपको कोटा दे दें, हम आपको टारगेट दे दें एंड कह दें कि इतनी चीजें करनी है, हम उनको मेथड प्रोवाइड करें ना। सो क्या चीज करनी चाहिए? इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू कैच एरर्स, रिमूविंग बैरियर्स टू द प्राइड ऑफ workmanship and avoiding arbitrary production quotas, and selecting suppliers based on lowest bid system to reduce costs, strengthening barriers between the staff departments to encourage specialized focus. So what should be done? See, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक थिंक कि हम अगर सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज है वो बेटर परफॉर्म कर पाए रेदर देन कि वो प्रेशराइज्ड हो जाए टारगेट्स को देखते हुए, राइट। तो एक प्रॉपर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, प्रॉपर टूल्स एंड उनको मेथड बताए जाने चाहिए, सो दैट जो वर्कर्स हैं वो क्वालिटी आउटपुट को एफिशिएंटली अचीव कर पाए, ठीक है। एंड लीडरशिप जो है दैट मस्ट सपोर्ट एंड फर्दर वो गाइड करे एंड वो पॉलिसिंग ना करे, सिर्फ ब्लेमिंग ना करे सिर्फ
ठीक है, और जो भी बैरियर्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, दोज मस्ट बी रिमूव सो दैट जो इंप्लॉइज हैं वो मोटिवेटेड रहें उनकी कंट्रीब्यूशन को लेकर के, एंड उनको बेसिकली ये ना हो कि अगर वो कोटा से फेल हो जाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा, उनके मन में ये डर ना रहे। सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है वो जरूरी है, केजन माइंडसेट होना जरूरी है। जहां पर जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि हमने काम को और आसान बनाना है और इफेक्टिव बनाना है, सिर्फ तेज नहीं करना है, राइट। एंड अगर हम डेमिंग की खुद की टेक्निक्स के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट जो है उसे स्लोगन्स को रिमूव करना चाहिए, टारगेट्स को रिमूव करना चाहिए, एंड अपनी वर्कफोर्स को पूछना चाहिए कि हमें ऐसा चीज चाहिए जो जीरो डिफेक्ट के साथ हो, एंड प्रोडक्टिविटी के नए लेवल आप उससे उस चीज से अचीव कर पाओगे, राइट। तो हमें जो वर्क स्टैंडर्ड्स हैं, क्वार्टर्स हैं, फैक्ट्री से रिलेट करके उनको रिमूव करना चाहिए, एंड उससे लीडरशिप के साथ सब्सटीट्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट मस्ट बी फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग द प्रोसेसेस, मेथड्स को इंप्रूव करना है, सिस्टम्स को इंप्रूव करना है, एंड सपोर्टिव लीडरशिप होनी चाहिए रेदर देन सेटिंग अप द कोटास कि आप कोटास को सेट कर दो, राइट। ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। डैमिंग के 14 पॉइंट्स थे रिलेटेड की जो बताते हैं एक्सप्लिसिटली कि मैनेजमेंट को क्या चीज नहीं करनी चाहिए, टारगेट्स नहीं देने चाहिए, स्लोगन्स नहीं देने चाहिए, आप नए मेथड तो डिवाइस कर नहीं रहे हैं लेकिन टारगेट नए दे जा रहे हैं, राइट। एंड ये बेसिकली इस चीज के रिलेटेड भी है कि आपको कोटास को रिमूव करना है, बैरियर्स को रिमूव करना है टू प्राइड ऑफ द वर्कमैनशिप, एंड उसमें एनुअल मेरिट सिस्टम भी है जो उसको भी रिमूव करना है, राइट। दैट्स द केस। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 30th, which is related to the planning. A manager is evaluating several courses of action. ठीक है, तो मैनेजर जो है वो कुछ एक कोर्स ऑफ एक्शंस को रिमूव कर रहा है so as to achieve a set of objective. The manager's final selection of one specific course of action from among the various alternatives is a crucial function that is not confined to planning alone, but is also integral to organizing, staffing, and controlling. What is this fundamental management activity called? इस फंडामेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटी को क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग कहते हैं, प्रेमाइसिंग कहते हैं, डिसीजन मेकिंग, या फिर फाइनलाइजिंग, व्हाट फाइनलाइजेशन, व्हाट इट इज? सो इफ यू लुक एट द फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर आप प्रिडिक्ट करते हो, राइट, पास्ट एंड जो आपके प्रेजेंट एविडेंस है उनके हिसाब से आप फ्यूचर बेस्ड जो चीजें होते हैं उनको प्रिडिक्ट करते हो या आपको इनपुट प्रोवाइड करते हो डिसीजंस के लिए, लेकिन इट इज नॉट द एक्ट ऑफ चूजिंग इटसेल्फ कि आप इसको चूज कर पाओ, उससे रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। इफ वी लुक एट प्रीमाइसिंग, प्रीमाइसिंग एक स्टेप है जहां पर आप एजम्पशंस को इस्टेब्लिश करते हो, ठीक है, यानी कि प्लान जिस चीज के ऊपर बेस्ड होगा उसको इस्टेब्लिश करते हो, राइट। सो बेसिकली दैट्स नॉट जो प्रीसीड्स है सिलेक्शन के, वो बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन से पहले की चीज है ये, ठीक है। तो प्रीमाइसिंग उससे रिलेटेड नहीं है, कोर्स ऑफ एक्शन से पहले की चीज है ये। तो इफ वी लुक एट ऑप्शन सी, दैट्स अ डिसीजन मेकिंग, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग जो है एक्चुअल सिलेक्शन होता है कि आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करना है, लाइक आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं एंड आपको एक चीज को सिलेक्ट करना है, तो वो क्या होती है? दैट इज द डिसीजन मेकिंग। ये चीज क्लैरिफाई करती है कि ये फंक्शन आपका कन्फाइन नहीं रहेगा प्लानिंग से रिलेटेड, लेकिन ये सभी एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 31, which is related to the basics of management, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो अकॉर्डिंग टू द Maslow's hierarchy of needs, human behavior is influenced by a series of needs arranged in a specific order of importance. A person will only be motivated to pursue a higher level need such as esteem or love or and belonging under specific condition. What is this condition? क्या condition है वो? When all higher level needs have already been clearly defined by the management, when the person has achieved the final stage of actualization, when the lower level need has been least minimally satisfied, when they receive monetary incentives tied to the higher level need, what it will be? क्या चीज रहेगी? देखो, अगर हम मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स को समझें तो पर्सन एक हायर लेवल नीड के ऊपर सिर्फ तभी जाता है जब उसकी एक लोअर लेवल नीड जो होती है वो सभी सेटिस्फाई हो चुकी हो, तभी जाता है। जैसे ह्यूमन नीड जो होती हैं वो हायरार्किकल होती है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर लव बिलोंगिंग, एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 लेवल होते हैं। कौन कौन से 5 लेवल हैं ये मैस्लो हायरार्की में? वन, इट इज रिलेटेड टू
फिजियोलॉजिकल, अगर फर्स्ट स्टेप देखें तो है फिजियोलॉजिकल नीड्स है, राइट। सेकंड स्टेप की तरफ देखें तो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द सेफ्टी नीड्स, सेकंड वन इट्स रिलेटेड टू सेफ्टी नीड्स। थर्ड जो है दैट्स रिलेटेड टू सेफ्टी के बाद क्या आता है, लव और बिलोंगिंग, लव और बिलोंगिंगनेस, राइट। एंड फोर्थ इट्स रिलेटेड टू एस्टीम नीड्स, एंड फिफ्थ इट्स रिलेटेड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। तो ये हायर लेवल, ये लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जा रही है। एंड मैस्लो हायरार्की जो है, हायरार्की ऑफ नीड्स है, वो ये कहता है कि अगर एक लेवल कंप्लीट होगा तभी हम दूसरे पर शिफ्ट करेंगे। अगर ये वाला लेवल कंप्लीट होगा तो फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, एंड फिर फिफ्थ के ऊपर। सो इस तरह से होगा, ये नहीं है कि आप सीधा जंप कर जाओगे लव बिलोंगिंग के ऊपर। तो ये पहले ये वाली नीड्स आपकी कंप्लीट होनी जरूरी है। सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज व्हेन द लोअर लेवल नीड has been at least minimally satisfied. So option C is absolutely the correct answer. ठीक है जी. Now let's move toward the question number 32nd. A business is evaluating the potential impact of rising interest rates on its capital expansion plans and how fluctuations in foreign exchange rates could affect the profitability to its international operations. These macroeconomic factors, which can have both short-term and long-term effects on the strategy, fall under the category of the Pestel Analysis Framework. ये Pestel Analysis Framework के अंडर fall करते हैं. किस चीज से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड हमने आंसर करना है. Now, यहां पर बात किस चीज से की जा रही है कि इवेल्युएट कर रहा है बिजनेस पोटेंशियल इंपैक्ट को, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड और कैपिटल एक्सपेंशन से रिलेटेड, राइट। एंड की फ्लक्चुएशंस जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की वो किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करेंगे। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट पेस्टल में हमारे पास पी जो होता है दैट इज बेसिकली फॉर पॉलिटिकल, पी इज फॉर पॉलिटिकल, ई इज बेसिकली फॉर इकोनॉमिक, S is for social, T is for technological, L is for legal and E is for environmental. ठीक है, ये आपके पास कैटेगराइजेशन होती है। जो रिकैप होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। पॉलिटिकल इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेबिलिटी, टैक्सेशन से रिलेटेड है। इकोनॉमिक जो होता है वो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड होता है। सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपैक्ट, राइट। हम इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट रेट जहां पर डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, बोरिंग डिसीजन को, फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस इंपैक्ट करती हैं प्रॉफिटेबिलिटी को। तो दोनों ही यहां पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो बिजनेस को बेसिकली कंट्रोल नहीं कर सकता एंड उनको मॉनिटर करना पड़ेगा क्लोजली जब आप कोई स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 33. सो स्टार्टअप प्रोवाइड्स इट्स बेसिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक स्टार्टअप जो है वो एक बेसिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर फ्री टू अट्रैक्ट अ मैसिव यूजर बेस, ताकि मैसिव यूजर बेस को हम अट्रैक्ट कर पाए। द कंपनीज रेवेन्यू इज जनरेटेड नॉट फ्रॉम द यूजर फी बट फ्रॉम सेलिंग टारगेटेड advertising space to other businesses that want to reach these users. This business model is exemplified by companies like Google and YouTube. Which business model is the startup is using? कौन सा business model use कर रहे हैं हम? स्विच बोर्ड मॉडल, एडवर्टाइजमेंट मॉडल, डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल या फिर एफिशिएंसी मॉडल? विच मॉडल वी आर यूजिंग? सी इफ वी लुक एट द ऑप्शन 8 दैट इज अ स्विच बोर्ड मॉडल। तो स्विच बोर्ड मॉडल बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है कि फर्म जो एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करेगी, जो मल्टीपल सेलर्स को कनेक्ट कर रही है, बायर्स को कनेक्ट कर रही है, लाइक ईबे हो गया, अमेजोन हो गया, दैट इज अ स्विच बोर्ड, राइट। तो वो तो आंसर नहीं है यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट मॉडल, एब्सोल्युटली एडवर्टाइजमेंट मॉडल में यही होता है कि आप बेसिक प्रोडक्ट ऑफर करते हो फ्री के लिए एंड आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना रेवेन्यू अर्न करते हो। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है। डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल में क्या होता है कि आप फ्री या फिर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो ताकि मार्केट शेयर आपके पास आ जाए, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, हाई एंड हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को सेल करते हो उस यूजर बेस को, राइट। दैट्स बेसिकली थिंग। तो वो लेकिन अलग चीज हो जाएगी क्योंकि यहां पर तो फॉर एवर फ्री है। एंड एफिशिएंसी मॉडल क्या होता है? एफिशिएंसी मॉडल फोकस करता है कि आप एक मैच्योर मार्केट में एंटर करते हो किसी लो कॉस्ट लो मार्जिन प्रोडक्ट के साथ ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, राइट। सो दैट्स द केस। ऑप्शन जो यहां पर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 34. A company experiences a sudden supply chain disruption due to an unexpected geographical event.
तो एक जियोग्राफिकल इवेंट हुआ जिसकी वजह से कंपनी को डिसरप्शन महसूस करनी पड़ रही है सप्लाई चेन में, राइट? एंड इशू सिमिलर टू in nature to the global shock of the COVID-19 pandemic. Fortunately, the management had already developed an alternative course of action to reroute the supply chain through a different country. This pre-prepared backup plan is example of what? ये किस चीज का प्लान है? स्टैंडिंग प्लान है, सिंगल यूज प्लान है, फोरकास्ट है, या फिर कंटीजेंसी प्लान है? तो देखो, स्टैंडिंग प्लान होता है जो रेगुलर वे में रेकरिंग एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये नहीं है। अगर हम सिंगल यूज प्लान की बात करें, वो स्पेसिफिक वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। फोरकास्ट की बात करें तो फोरकास्ट प्रेडिक्शन होती है फ्यूचर से रिलेटेड, कोई प्लान इटसेल्फ नहीं होता है, कोई ऑल्टरनेटिव प्लान तो नहीं है। कंटीजेंसी प्लान होता है जो ऑल्टरनेटिव प्लान आपको देता है, जहां पर आप कहते हो कि एक रिडंडेंट प्लान है भाई, लेकिन अगर यूज आया, अगर ये चीज फेल होगी तब हम इस्तेमाल करेंगे, किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के केस में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कंपनी का जो बैकअप है, बैकअप सप्लाई चेन प्लान है, वो एक एग्जांपल किसका? कंटीजेंसी प्लान का एग्जांपल है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बेसिक ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अ की डिस्टिंक्शन इज ऑफन मेड बिटवीन द टर्म्स प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, दो दे आर रिलेटेड। तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी में बेसिकली डिस्टिंक्शन होता है, राइट? वन इज कंसीडर्ड अ ब्रॉडर मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, एक्टिंग एज अ मैप फॉर गाइडेंस। द अदर इज मोर एक्शन ओरिएंटेड एंड defined as a best plan chosen from various alternatives to achieve long term objectives. How does the strategy relate to planning based on these principles? इन principles के बेस पर strategy planning से किस तरह से related है, उनके बारे में हमें बताना है, उसके बारे में वी नीड टू आंसर, राइट? सी, प्लानिंग जो होता है वो एक ब्रॉडर मैनेजरियल प्लान होता है, जहां पर आप फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हो, आप ऑब्जेक्टिव्स को बताते हो, सेटअप करते हो, एंड एक मैप या एक फ्रेमवर्क बनाते हो जो बेसिकली गाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? तो एक कंटिन्यूस चीज होती है जो प्लानिंग होती है, वो एक कंटिन्यूस चीज है, एंड वो सभी लेवल्स के ऊपर होती है, एंड वो आंसर करती है दैट व्हाट डू वी वांट टू अचीव एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर, राइट? कि हम कैसे अचीव करना चाहते हैं और क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में प्लानिंग वो है। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी एक्शन ओरिएंटेड होती है, वो बताती है कि हमने कौन सा बेस्ट प्लान चूज किया है फ्रॉम द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो हमारे पास अवेलेबल थे, ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो दूसरे शब्दों में स्ट्रेटेजी जो है वो कोर पार्ट है प्लानिंग का। स्ट्रेटेजी इज द कोर पार्ट ऑफ प्लानिंग, द सिलेक्टेड राउट, ठीक है, जो हम चूज करते हैं वो चीज है। एंड स्ट्रेटेजी किस तरह से रिलेट करती है? तो स्ट्रेटेजी एक सबसेट है प्लानिंग का। प्लानिंग आपको एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, एक ब्रॉड विजन है, गोल्स प्रोवाइड करती है, ऑल्टरनेट कोर्स प्रोवाइड करती है। स्ट्रेटेजी जो है वो स्पेसिफिक चूजन कोर्स ऑफ एक्शन है, राइट? सो सिंपल दैट थिंग। सो ऑप्शंस को देखते हैं। प्लानिंग इज अ सबसेट? नो, प्लानिंग इज नॉट अ सबसेट, प्लानिंग इज तो मेजर सेट, तो ऑप्शन ए हो गया गलत। स्ट्रेटेजी लीड्स टू प्लानिंग, स्ट्रेटेजी लीड्स टू प्लानिंग, यस, इट इज अ चोजन पाथ दैट प्लानिंग that then details, absolutely correct, option B बिल्कुल सही है, right? Option B is the correct answer here. Now let's move toward the question number 36. An organization recognize that its current performance is not meeting the strategic goals and wishes to conduct an assessment to pinpoint internal weaknesses and performance deficiencies. This process will help them understand the gap between their current state and their desired future state. Which tool would be best fit for the same? तो क्या चीज स्पेसिफिकली डिजाइन की गई इस पर्पस के लिए, उसके बारे में भी नीड टू आंसर। तो हमें ऑलरेडी पता लग रहा है कि हम करंट स्टेट का गैप देखना चाहते हैं कि डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट से कितना है, तो वो किसके थ्रू पता लगेगा? इट कैन बी नोन थ्रू द गैप एनालिसिस। देखो, पेस्टल जो होता है उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातचीत करते हैं, तो ये तो नहीं है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें हम सिस्टम के लिए सेटअप करते हैं, चीजों को अलाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंप्लॉय ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड प्राइमरी फोकस और गैप के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। गैप एनालिसिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। गैप एनालिसिस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। पर्पस क्या होता है इसका? कि हम डिफरेंसेस को देख पाए कि करंट स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस के बीच में और जो डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट है उसमें क्या गैप्स हैं, ठीक है? तो फोकस क्या रहता है कि हमने इंटरनल वीकनेसेस को, डेफिशिएंसीज को, परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल को आइडेंटिफाई करना है, एंड ये हमें एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट? किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है जी? तो गैप एनालिसिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर
37. So it says a large corporation is structured in a way that includes a high level strategy for the entire organization that is focusing on growth and stability, separate strategy for each of its business units. One unit focuses on the cost leadership, another on the differentiation, and specific strategy for each department within these units. For example, let's say R&D focusing on innovation. What are these three distinct level of strategy called? तो ये तीन डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं? देखो, अगर हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, जो बेसिकली यहाँ पर डिस्क्राइब, तो पहली स्ट्रेटेजी रहेगी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो होती है वो हाई लेवल स्ट्रेटेजी होती है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी चलती है। इसमें हम ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, मर्जर्स एक्विजिशन कैसे होंगे, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉर्पोरेशन है वो डिसाइड करती है कि हम ग्रोथ लेकर के आएंगे थ्रू द इंटरनेशनल एक्सपेंशन, तो वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्ट्रेटेजी है। देन द सेकंड जो लेवल होता है हम कह सकते हैं वो है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो होता है वो हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए होती है, दैट इज फॉर एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए होती है, जिसमें हम ये डिटरमिन करते हैं कि जो हर एक यूनिट है वो बेसिकली किस तरह से कंपीट करेगा एक पर्टिकुलर मार्केट में। लेट्स से वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, कॉस्ट लीडरशिप से रिलेटेड किस तरह से फोकस करेगा। एक जो यूनिट है वो अडॉप्ट कर लेता है किसी पर्टिकुलर चीज को, लेट्स से कॉस्ट लीडरशिप को, जो दूसरा है वो डिफरेंशिएशन को कर लेता है, राइट। तो वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है कि बिजनेस में हर एक यूनिट किस तरह से काम करेगा। फिर है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, यानी कि जो डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि R&D डिपार्टमेंट क्या करेगा, HR डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है, राइट। तो बेसिकली फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी सपोर्ट करेगी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी सपोर्ट करेगी, अलाइन करेगी टुवर्ड द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, दैट इज इट, राइट। तो आंसर्स देखते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल, कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 here. So it says one of the primary benefits of a well executed planning process is that it provides a clear roadmap for the organization. By creating and organizing goals in the initial steps, management establishes a clear path for all the employees and departments to follow, ensuring that everyone is working toward the same objective. Which importance of planning does this describe? किस चीज को ये डिस्क्राइब कर रही है चीज, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। सी, अगर आप एक प्लानिंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हो तो डेफिनेटली वो एक रोड मैप देता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। एंड ये चीज इंश्योर करती है कि जो गोल्स हैं वो क्लियरली डिफाइन होंगे एंड ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो इंप्लॉयज को, डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन पाथ मिल गया काम करने के लिए। ठीक है, अब प्लानिंग के साथ जो एफर्ट्स होते हैं वो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को आप अवॉइड कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो, एंड जो सभी मेंबर्स हैं वो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, ये चीज होती है। सो इंपॉर्टेंस जो होती है वो क्या है, बेसिकली दैट्स रिलेटेड टू प्लानिंग। प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडियाज, प्लानिंग ऑफर्स डायरेक्शंस। यस, प्लानिंग ऑफर्स डायरेक्शंस, प्लानिंग आपको डायरेक्शन ऑफर करती है, राइट। जो प्लानिंग है वो आपको इनोवेटिव आइडियाज दे सकती है, यस दे सकती है, लेकिन जो कोर बेनिफिट है, राइट, दैट्स रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग अ रोड मैप, ये वाला कोर बेनिफिट नहीं ऑप्शन है। एंड प्लानिंग अंडर बेसिकली अनकवर्स द प्रॉब्लम्स, प्लानिंग हेल्प करती है प्रॉब्लम को अनकवर करने में, अनसर्टेनिटी के साथ डील करने में, राइट। लेकिन इट्स रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स, राइट, नॉट अबाउट प्रोवाइडिंग अ गाइडिंग पाथ, राइट। सो यहां पर ऑप्शन बी आंसर रहेगा, नॉट ऑप्शन सी। एंड प्लानिंग एड्स द प्रोफेशनलिज्म, तो यस, प्लानिंग जो है प्रोफेशनलिज्म को ऐड करती है, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है उनको डिस्कार्ड करती है, जो कि डेफिनेटली एक बेनिफिट है, राइट। बट जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन बी हियर, दैट्स ऑप्शन बी हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 39। द क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट विच इज द ओल्डेस्ट अप्रोच, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट है, जो कि सबसे पुरानी एक अप्रोच है, had a very specific set of priorities and features that guided its principles, right. Its primary focus was on
maximizing the output and operationalizing work in most efficient manner, right? Which of the following features accurately represents the classical school's approach? A decentralized system with focus on employee motivation. अगर हम पहली चीज की बात करें, जो फोकस है वो एम्प्लॉय मोटिवेशन के ऊपर है, एंड वो नियो क्लासिकल स्कूल के बारे में, बिहेवियर नियो क्लासिकल जो बिहेवियर स्कूल है उसके बारे में है, नॉट रिलेटेड टू द क्लासिकल स्कूल, राइट? तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में हम बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन के ऊपर, राइट? ऑप्शन बी सेज एन अजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय कंटिन्यूटी एंड एन इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज सिस्टम। तो डेफिनेटली जो क्लासिकल स्कूल है, ठीक है, उसमें आपके पास एक इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हो आप एज्यूम करते हो एम्प्लॉयज कंटिन्यूटी की, इरिस्पेक्टिव की ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसका मेन फोकस क्या होता है कि आपने एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। सो डेफिनेटली जो ऑप्शन बी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सेज a focus on teamwork and communication for efficiency measurement. So when we are talking about the focus on the team communication, we are talking about the neoclassical school. Option D says an adaptable framework that changes with unique situations. Adaptable framework जो है सेंट्रल आइडिया किसका है? कंटीजेंसी थ्योरी का सेंट्रल आइडिया, दैट्स रिलेटेड टू कंटीजेंसी थ्योरी। तो यहां पर ये जो है दैट इज रिलेटेड टू कंटीजेंसी थ्योरी, एंड ऑप्शन जो सी है ये नियो क्लासिकल थ्योरी है। ऑप्शन ए भी जो है वो नियो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 40th. It says despite its many benefits, planning has a significant limitation in that it can stifle the creativity of employees and lower level managers. Once a detailed plan is in place, the focus often shifts to rigid adherence to that particular plan, which may discourage new ideas or alternative ways of achieving the goals. This particular drawback is identified in the document as what? इसको क्या कहते हैं? Planning involves huge cost. Planning may not work in dynamic environment. Planning reduces creativity. Absolutely, planning reduces the creativity because we try to stick to that particular plan only, right? So that's the main thing. Now let's move toward the next question. Question number 41. It says a company is developing its strategic plan and performs an analysis that categorizes key factors into four groups: strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The analysis carefully distinguishes between the factors that are part of company's internal environment and can be controlled, and those that are part of external environment and that are generally uncontrollable. Which categories belong to internal environment? तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है वो इंटरनल से रिलेटेड है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स तो डेफिनेटली एक्सटर्नल है, राइट? तो अपॉर्चुनिटी जो थ्रेट्स हैं वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, तो इंटरनल क्या है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42. A manager makes a decision based on incomplete information, but there is enough data available to estimate the probability of various outcomes. For example, based on past sales data, they can calculate a 60% chance of success for a new product launch and 40% chance of failure. According to the document, under which condition is this decision is being made? Certainty, risk, uncertainty या फिर ambiguity? देखो, सर्टेनिटी तब होती है जब डिसीजन मेकर जानता होता है कि क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी, तो उसको सर्टेनिटी कहते हैं। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है, बिकॉज हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, राइट? ऑप्शन बी में हम प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, वी आर हैविंग द परसेंटेज डाटा ओवर हियर, राइट? सो चांस का मतलब जो होता है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है, एंड प्रोबेबिलिटी समथिंग रिलेटेड टू द रिस्क, राइट? कि कंडीशन जो है वो यहाँ पे बताती है कि इतने चांसेस है कि सही हो जाएगी, इतने चांसेस है गलत हो जाएगी। सो बेसिकली एस्टिमेट जो है वो प्रोबेबिलिटी, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। सो आंसर वुड बी रिस्क। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है जब डिसीजन मेकर जो है वो प्रोबेबिलिटीज को अप्लाई नहीं कर पा रहा आउटकम के ऊपर, वो अनसर्टेनिटी है। हमें नहीं पता कि क्या चांसेस है पास होने के, फेल होने के, दैट्स अनसर्टेनिटी, ठीक है? और एम्बिग्युइटी जो होती है दैट्स बेसिकली नॉट द कंडीशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, बट एम्बिग्युइटी होती है जब आप क्लियर नहीं हो किसी चीज को लेकर के, दैट इज एम्बिग्युइटी, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ आफ्टर दैट पर्टिकुलर we are to move toward the question number 43. It says a manager is implementing a new company wide software system to ensure smooth transition. The manager
must learn new management techniques, adapt to the new technology, and undergo training to hone their skills. This process is crucial to ensure that the change does not negatively affect the organization's productivity and profitability. This entire process falls under what critical management activity? किसके अंडर फॉल करता है ये? एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, मैनेजिंग द चेंज के अंदर, या फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर? अंडर व्हाट पर्टिकुलर थिंग इट विल फॉल? तो किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड ये चीज होने वाली है उसके बारे में वी नीड टू आंसर. सी, मैनेजर पूरा का पूरा नया सिस्टम बना रहा है एंड इसे हम क्या कहते हैं? वी से टू बी चेंज मैनेजमेंट. ठीक है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया ना, जो क्रिटिकल है कि आप चेंज करना चाहते हो एंड मैनेजमेंट के ऊपर इंपैक्ट ना पड़े, दैट इज अ चेंज मैनेजमेंट, राइट. ये सिनेरियो क्या डिस्क्राइब करता है कि इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो आप नई कंपनी वाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में. ये बता रहा है कि यू हैव टू अडेप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक को सीखना पड़ेगा, स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी जो इंश्योर रहे एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर रहे, वो डिस्टर्ब ना हो. तो डेफिनेटली चेंज मैनेजमेंट का ही डोमेन है जहां पर इंडिविजुअल्स, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प की जाती है सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन करंट स्टेट टू द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट. सो की एस्पेक्ट क्या होता है चेंज मैनेजमेंट का? फर्स्ट वन, इट्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन, कि आप नीड फॉर चेंज को कम्युनिकेट करते हो ताकि एम्प्लॉयज की तरफ से रेजिस्टेंस कम हो. फर्दर फिर आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, उनको इक्विप करते हो ताकि वो अडेप्ट कर पाए, राइट. एंड थर्ड होता है इंप्लीमेंटेशन, कि आप स्मूथ ट्रांजिशन करते हो ताकि मिनिमल डिस्ट्रप्शन हो. फर्दर सस्टेनमेंट, यानी कि रीइंफोर्स करते हो प्रैक्टिसिंग को प्रैक्टिस करते रहते हो ताकि वो उनका रूटीन बन जाए, राइट. ये चीज होती है. सो जो यहां पर है दैट्स ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, मैनेजिंग द चेंज. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. Now, the last question for today video. It says the pestle analysis framework is a tool for evaluating the external business environment. The acronym represents 6 categories of factors that can impact the organization's performance. However, the document contains a significant error in description of these factors. What is the factual error present in the text description pestle? It incorrectly lists legal as a factor. It incorrectly claims the factors are internal. It incorrectly lists environmental is a factor. It incorrectly claims that there are 7 factors instead of 6. तो पर्टिकुलरली क्या है कि 6 फैक्टर्स बिल्कुल सही है, लेकिन ये इंटरनल नहीं है. कि ये जो पेस्टल के फैक्टर्स होते हैं ये एक्सटर्नल के बारे में बताते हैं, नॉट रिलेटेड टू इंटरनल. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है. तो आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी एंड दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो. सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड बहुत से कंसेप्ट को आपने सीखा होगा. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो डेट आगे आने वाली सब वीडियोस का एक्सेस आपको मिल पाए. एंड अगर आप चाहते हैं कि सभी वीडियोस के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाए और वीडियोस भी पिछली वाली वीडियोस भी मिल जाए, तो आपको एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लेना है. अभी की अभी अवेलेबल है iibf.info/app के ऊपर एंड फ्री कोर्स वहां पर अवेलेबल है, उसको जाके ज्वाइन कर लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस. सो दैट विल बी ऑल. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी लर्निंग.